आपने अक्सर सूजन शब्द को सुना होगा, लेकिन असल में यह है क्या और यह वास्तव में कैसे होती है? नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड विट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने मेरे हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको सूजन के 3 मुख्य रास्ते दिखाऊंगा जो फैटी लिवर डिजीज के लक्षणों को और भी खराब बना देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सूजन बायोकेमिकल स्तर पर कैसे काम करती है और इन हानिकारक रास्तों से कैसे बचा जाए ताकि सूजन को जल्दी से पलटा जा सके। यह विषय थोड़ा गहराई में जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं कुछ व्यावहारिक बातें भी बताऊंगा जिन्हें आप सूजन से बचने और लक्षणों को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सामग्री मेरी माइंड विट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग फैटी लिवर डिजीज के लक्षणों को हमेशा के लिए हराना सीखते हैं, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। इस कोर्स में हम सूजन दूर करने में मददगार अतिरिक्त रास्तों की समीक्षा करते हैं। मेरे कुछ अन्य वीडियो में मैंने बताया था कि फैटी लिवर में सूजन के 5 मुख्य ट्रिगर होते हैं, और ये 5 ट्रिगर हैं: डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम। और अगर आप उस वीडियो को बैकग्राउंड के लिए देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर नजर डालें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं जो फैटी लिवर डिजीज से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, खासकर अगर आप अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं। और ये वाकई में ऐसी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब सूजन के विषय पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वो यह है कि वे सोचते हैं कि सूजन सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, लेकिन असल में इसमें सैकड़ों बायोकेमिकल रास्ते शामिल होते हैं। और अगर आपके लक्षण बहुत गंभीर हैं तो इनमें से कई रास्ते एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। यह जानना कि सूजन को क्या सक्रिय करता है और यह कैसे काम करती है, आपको इसे दूर करने और शुरुआत में ही रोकने में मदद कर सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप कम से कम सूजन के कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में जागरूक रहें। ज्यादातर सूजन आपकी आंत से शुरू होती है। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंत में होता है। तो जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी होती है, जैसे फैटी लिवर, तो आपको अपने खान पान और पाचन पर ध्यान देना चाहिए। तो 3 प्रकार की सूजन पर चर्चा करने से पहले, अगर आप सच में फैटी लिवर को सुधारने और जल्दी परिणाम पाने के लिए आंत को ठीक करने के इच्छुक हैं, तो एक फ्री ट्रेनिंग देखें जो मैंने तैयार की है, जिसमें मैं आपको वे खास रणनीतियां बताता हूं जिनसे मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों के भीतर सफलता मिली है। आप इसे नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार होगी। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर फैटी लिवर को ठीक करने की फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें खास डाइट संबंधी सिफारिशों के साथ एक फ्री गाइड और ढेरों मददगार केस स्टडीज शामिल हैं, जिनमें आपके जैसे ही लोगों ने अपनी स्थिति को पूरी तरह से ठीक किया और अब वे स्वस्थ हैं। ये केस बहुत कीमती हैं क्योंकि इनमें आप देखेंगे कि असली लोग सूजन से कैसे निपटते हैं और कैसे उन्होंने सिर्फ कुछ छोटे बदलाव करके अपनी स्थिति में सुधार किया। इस ट्रेनिंग के साथ आपको एक पूरा एक्शन प्लान मिलेगा, जिससे आप खुद घर पर यह सब कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरू करें। अब आइए बात करते हैं सूजन के 3 प्रकारों के बारे में। यह वीडियो इम्यून सिस्टम के 3 सक्रियण तरीकों को बताता है। हिस्टामिन मार्ग महत्वपूर्ण है। मेरे एक मरीज का उदाहरण है जिसके शरीर में कैंडिडा के अधिक बढ़ने के कारण इओसिनोफिल्स बहुत ज्यादा थे। उसके शरीर में हिस्टामिन का स्तर इतना ज्यादा था कि बस हल्के से त्वचा को छूने पर ही 30 सेकंड में वह चमकीले चुकंदर की तरह लाल हो जाती थी। इसे डर्माटोग्राफिया कहा जाता है और यह वास्तव में पित्ती हाइव्स का एक रूप है। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को हमेशा इस तरह की हिस्टामिन प्रतिक्रिया होती है और उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। मैं बस एक गलतफहमी को ठीक करना चाहता हूँ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एलर्जी है तो वह किसी बाहरी चीज जैसे घास, भूसा, फूल, धूल या फफूंदी से हो रही है। हालांकि यह आंशिक रूप से सही है।
लेकिन यह जानना जरूरी है कि इंसानी शरीर में ज्यादातर हिस्टामिन वास्तव में आंतों में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा बनता है, जो हिस्टिडीन को हिस्टामिन में बदलते हैं। हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में पाया जाता है। यह हिस्टिडीन हिस्टामिन में बदल जाता है, जो शरीर में एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करता है। इसलिए हिस्टिडीन युक्त और हिस्टामिन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों सीमित करना जरूरी है। इनमें शेलफिश, मूंगफली और अनानास शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा उत्तेजक असल में साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे चीनी, ब्रेड, क्रैकर्स, चिप्स, जूस, पास्ता, टॉफी और फल। ये सभी मीठे खाद्य पदार्थ हानिकारक बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और कैंडिडा के अत्यधिक विकास को उत्तेजित करते हैं, जो एक प्रकार का यीस्ट और फंगस है। ये हानिकारक बैक्टीरिया और कैंडिडा रक्त प्रवाह में बहुत अधिक मात्रा में हिस्टामिन का उत्पादन करते हैं, जिससे एलर्जी, थकान, अपच, चकत्ते, पित्ती, शरीर में दर्द और बहती नाक जैसी समस्याएं होती हैं। तो हम इस जानकारी का फायदा कैसे उठा सकते हैं? तो एक आसान जवाब है। ए, स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ कम खाएं। बी, हरी पत्तेदार सब्जियां और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा खाएं। सी, अपनी आंतों की सेहत सुधारें। दिन में 2 से 4 बार नियमित मल त्याग करें। प्रोबायोटिक्स भी दिन में 2 से 4 बार लें और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन करें। दी, उन खाद्य पदार्थों से दूर रहें जिनमें हिस्टिडीन की मात्रा अधिक हो, क्योंकि यह हिस्टामिन का अग्रदूत अणु है। अब यह बताने का अच्छा समय है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आंतों में बैक्टीरिया की अधिकता या कैंडिडा को साफ करने के लिए आपको एंटीबायोटिक या एंटीफंगल देना जरूरी है। असलियत यह है कि आपको बस इतना करना है कि दिन में 2 से 4 बार मल त्याग करें, ताकि आप अपने जठरांत्र तंत्र से अनचाहे जीवाणुओं को बाहर निकाल सकें। फिर आप दिन में 2 से 4 बार प्रोबायोटिक्स लेकर अपने सिस्टम को दोबारा अच्छे बैक्टीरिया से भर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स की शायद ही कभी जरूरत पड़ती है। साथ ही अगर आप कभी एंटीबायोटिक या एंटीफंगल लेते हैं तो बस याद रखें कि यह केवल पहले कुछ दिनों के लिए ही असर करता है। उसके बाद जठरांत्र तंत्र में फिर से बैक्टीरिया और कैंडिडा भर जाते हैं, खासकर अगर आपकी डाइट खराब है। हिस्टिडीन मार्ग को संक्षेप में समझाएं तो हमारे आहार में हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स होते हैं। ये तब हिस्टामिन में बदल जाते हैं जब हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जो सिस्टम में बैक्टीरिया और कैंडिडा की अधिकता का कारण बनते हैं। यह हिस्टामिन जो रक्त प्रवाह में रिलीज होता है, एलर्जी, साइनस से पानी आना, गला खराब होना, खुजली, पपड़ीदार, सूखी त्वचा, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, दर्द और थकान पैदा करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यह है एराकिडोनिक एसिड मार्ग। सभी पशु कोशिकाओं की झिल्ली में वसा और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हमारे शरीर में एराकिडोनिक एसिड और साइटोकाइंस में बदल जाते हैं और सूजन उत्पन्न करते हैं। क्या सभी पशुजनित उत्पादों में एराकिडोनिक एसिड होता है? नहीं, केवल मांस और वसा युक्त डेयरी उत्पादों में। याद रखें, एराकिडोनिक एसिड प्रोटीन घटक से नहीं आता है। यह कोशिका की दीवार में मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल से आता है। तो उदाहरण के लिए अंडे का सफेद भाग शुद्ध प्रोटीन है, इसलिए उसमें एराकिडोनिक एसिड नहीं होता। समुद्री और गाय के कोलेजन में भी एराकिडोनिक एसिड नहीं होता। फैट फ्री दही और बोन ब्रॉथ इसके अन्य उदाहरण हैं। लेकिन जैसे कि लाल मांस में बहुत अधिक वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए उसमें एराकिडोनिक एसिड का उत्पादन खास तौर पर नुकसानदायक होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश सफेद मांस, पोल्ट्री और मछली में भी पर्याप्त मात्रा में एराकिडोनिक एसिड होता है, क्योंकि इनमें लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसी वजह से मांस और डेयरी का सेवन सीमित करने से सूजन में सुधार आता है। अब मैं नमक के रास्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बात यह है कि हर कोई जानता है कि जब वे बहुत ज्यादा नमक खाते हैं तो अगले दिन उन्हें बहुत फूला हुआ और सूजन महसूस होती है। यह खास तौर पर तब और भी बुरा होता है जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी हो, क्योंकि नमक शरीर में दर्द की मात्रा भी बढ़ा देता है। यह कोई संयोग नहीं है। टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड एक खास प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका को सक्रिय करता है,
जिसे Eth17 कहा जाता है। ये इम्यून कोशिकाएं एसजी के एक सक्रियकर जिससे ऑटोइम्यून बीमारी और सूजन होती है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह की इम्यून, सूजन या पाचन संबंधी समस्या है तो नमक से बचना जरूरी है। अब ये याद रखें कि नमक बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों में होता है जिनके बारे में हम सोचते नहीं। ज्यादातर पैक्ड फूड्स, डेजर्ट्स, बेक्ड सामान, सॉस में सोडियम की भारी मात्रा होती है। इसके अलावा मुझे यह जानकर वाकई हैरानी हुई कि चिकन में भी काफी सोडियम होता है क्योंकि उसमें असल में नमक का घोल इंजेक्ट किया जाता है। कई बार यह सलाइन वजन असली मांस के वजन का 30% तक हो सकता है। तो ध्यान रखें, आप अपनी स्थिति खराब कर सकते हैं। कुछ ऐसा खा रही हैं जिसमें नमक नहीं है लेकिन उसमें होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लिमिट क्या है, तो ऐतिहासिक रूप से कई लोगों ने 2 ग्राम 2000 मिलीग्राम बताया है, लेकिन बहुत ज्यादा है। 1 ग्राम से भी कम या 0.5 ग्राम या 500 मिलीग्राम बेहतर रहेगा। शरीर के पास नमक निकालने के तरीके होते हैं। ध्यान रखें, कुछ 100 साल पहले तक जब मांस को संरक्षित करने के लिए नमक की खोज हुई और नमक का व्यापार शुरू हुआ, तब तक इंसान कभी भी अपने खाने में नमक नहीं डालता था। यह भी सामने आया है कि कई सूजन और प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियां उन देशों और जगहों पर ज्यादा आम थीं, जहां लोग बड़ी मात्रा में नमक का सेवन करते हैं। इल्फा और इल-6 मेरी राय में ये सबसे महत्वपूर्ण में से एक हैं। जब भी शरीर में सूजन के लिए कोई ट्रिगर होता है, तो शरीर के पास उससे सही या गलत तरीके से निपटने का विकल्प होता है। अगर प्रतिरक्षा तंत्र अनुपयोगी तरीके से प्रतिक्रिया करता है, तो शरीर ऐसी सूजन पैदा करेगा जो अपनी ही ऊतकों पर हमला करेगी। इल्क-6 और एल्फा वे कोशिकीय संकेतक अणु हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, जो यह भविष्यवाणी करते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया अस्वस्थ होगी या स्वस्थ। असल में ये साइटोकाइंस कई तरह की पुरानी बीमारियों में शामिल होते हैं। इल्क-6 और एल्फा के सबसे शक्तिशाली सक्रियकों में से एक है आहार में वसा, खासकर पशु वसा, विशेष रूप से लाल मांस, लेकिन सामान्य रूप से सभी मांस, मक्खन, डेयरी और पनीर भी समस्या पैदा करते हैं। वे लोग जिनके इल्क-6 और एल्फा स्तर सबसे कम होते हैं, वे फाइटोन्यूट्रिएंट आहार का पालन करते हैं, जिसमें बहुत सारी स्वस्थ सब्जियां और जैतून के तेल जैसे अच्छे वसा शामिल होते हैं। अन्य चीजें जो कारगर हैं, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शामिल है। यह एक और दिलचस्प अध्ययन है जो दिखाता है कि भले ही आप पूरी तरह से सही भोजन न करें, लेकिन आहार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विशेष रूप से पॉलीफेनोल्स की मात्रा बढ़ाने से आंतों में भोजन से इल्क-6 का उत्पादन कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आप पेपरोनी पिज्जा भी खाते हैं, तो उसके बाद अगर आप कोई फाइटोन्यूट्रिएंट युक्त चाय पी लें, तो यह वसा के प्रभाव को कम कर देता है, जैसे कि एक बचाव तंत्र। साथ ही मैं आपको यहाँ एक और ज्ञान का मोती देने जा रहा हूँ। स्तरों को कम करने के लिए आप विटामिन डी सप्लीमेंट लेना। विटामिन डी की कमी से इल-6 और टीएनएफ के स्तर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अफ्रीका जैसे देशों में, जहां पर्याप्त विटामिन डी मिलता है, बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको किस तरह की सूजन का अनुभव होता है और आपने कौन-कौन से उपाय आजमाए हैं जो कारगर रहे हैं। नीचे कमेंट करें और मुझे अपने विचार बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर @डॉक्सरन के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह यह थे डॉक्टर चानू दोसारी, माइंड बेटर इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।